मेरी कोशिश होगी कि जितना कम से कम समय लगे ये बिल लेकर के आए। मुझे लगता नहीं है कि कोई इसका विरोध कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका कर पाएगी और करना भी नहीं चाहिए। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स को हम कवर कर सकें तो इसमें ट्रेलिंग ऑफ ब्लैक मनी भी हम लोग इससे बहुत आसानी से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। हर प्रॉपर्टी डीलर को अब पहले काम करने से पहले उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर वो नहीं इसको बनाकर टाइम पे दे सकते हैं तो 10% तक टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की उनके ऊपर पेनल्टी हो सकती है। अगर इंटरेस्ट का रेट होगा तो दोनों का सेम होना चाहिए। आप लोगों से पैसे तब इकट्ठा करिए, प्रोजेक्ट तब लॉन्च करें जब सारे क्लियरेंसेज आपके पास में हो। नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। जो बात हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस बात से जुड़ी है कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इस मुल्क की फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसे मैं मानता हूं, उसके रास्ते के बाद एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, जिसको आप वापस बदल नहीं सकते। इसमें आप बेहतरी ला सकते हैं और ये बात बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने कही और लिखी है। इसका एक हिस्सा क्या होता है जब किसी मुल्क का, किसी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी का अर्बनाइजेशन होता है और उसके तमाम शहर और आबादी छोटे शहरों में भी बढ़ने लगती है उसी रफ्तार से, तकरीबन उसी प्रतिशत से जिससे बड़े शहरों में बढ़ती है। तो सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? इंसान को जरूरत होती है एक घर की, एक घर जो उसका अपना हो, एक छत जो उसकी अपनी हो, एक सपना जो उसका अपना हो जिसमें वो अपना परिवार बना सके। जब ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, एक सेक्टर था और ये भी बहुत ऑब्वियस है, मेरी अपनी ओपिनियन है कि उसका बढ़ना बहुत लाजमी था, वो था रियल एस्टेट सेक्टर। क्योंकि लोगों को घर की जरूरत थी और यहां पर घर देने वाले प्राइवेट प्लेयर्स थे, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स थे जिन्हें आज हम बिल्डर्स के नाम से जानते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स के नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट स्पेस में आके आपको सपना बेचा आपका घर देने का, और आप उस सपने से ना सिर्फ बिके, उससे जुड़े भी। लेकिन समस्या कहां पर आई, और उसी पर हम आज बहस करेंगे कि बहुत सारी जो सिस्टमैटिक गलतियां थी, खामियां थी, वो इस इंडस्ट्री से जुड़ती नजर आई। 3 प्रमुख आरोप लगे इस इंडस्ट्री पर कि ये कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, यानी कि बिल्डर जो है वो जो सपना अपने घर का उससे लेने के लिए आता है, उस कंज्यूमर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। दूसरा बड़ा आरोप लगा कि ये इंडस्ट्री उन लोगों के हाथ में है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसमें से बहुत बड़ा प्रतिशत इस पैसे का ब्लैक मनी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, फंड किया जाता है इन बिल्डर्स को ये घर बनाकर देने के लिए। और तीसरी बात यह आई कि यही वो रास्ता है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज, नेता असली माल कमाते हैं। क्योंकि जमीन की जब जरूरत पड़ने लगी और जो जमीन सरकार के पास थी या प्रशासन के पास थी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास थी, उसको परिवर्तित करके जब बिल्डर्स को दिया जाने लगा, तो इसी परिवर्तन के प्रोसेस में, यानी कि कन्वर्जन के प्रोसेस में पैसा कमाने लगे राजनीतिक दल और नेता। क्या यह सब कुछ बदल सकता है? एक बिल है, वो इसको बदलने का दावा कर रहा है, कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है, लेकिन उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारी बहस उसकी बाकी है। इसी बिल पर हम आज बहस करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने पैनल से मिलाना चाहता हूं। ये सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस बहस के। मेरे साथ अनिल शर्मा साहब मौजूद हैं जो कि सीएमडी हैं आम्रपाली ग्रुप के, और ये लीड करते हैं एक रियल एस्टेट की ऑर्गेनाइजेशन क्रेडाई। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उनसे बात करने के लिए। अभिषेक कुमार साहब मौजूद है कि जो कि प्रेसिडेंट है नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर के। ये पुरानी डिबेट लैंड एक्विजिशन से, भूमि अधिग्रहण से जुड़ी है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। के मन्नन साहब मौजूद हैं, एक जाने माने लॉयर हैं और फॉर्मर चेयरमैन है दिल्ली बार काउंसिल के। लीगल एस्पेक्ट हम मनन साहब से समझने की कोशिश करेंगे। संजीव श्रीवास्तव मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव एमडी हैं एसोटेक लिमिटेड के। दूसरा पहलू जो है डेवलपर का, मैं जानना चाहूंगा इनसे अनिल शर्मा के साथ साथ। और आलोक कुमार जो हैं वो प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन गाजियाबाद के। आलोक एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं साथ में।
तो हम शुरू करते हैं। मेन मसला इस बात क्या है कि क्या वाकई ये बिल, इसके प्रोविजन हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए आपके स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, क्या ये बिल वो बड़ी तब्दीली ला सकता है? अनिल शर्मा, मैं आपसे शुरू करूंगा। सबसे ज्यादा आरोप बिल्डर्स पर है कि आप सिस्टम, सरकार और नेता के साथ हैंड इन ग्लव होते हैं। आप उनको पैसे देकर, जिसमें भी कि सीधा सीधा आरोप घूसखोरी का शामिल होता है, आप जमीनें हथिया लेते हैं, उसके बाद उसको कमर्शियल वैल्यू बनाकर उसकी बेचते हैं। क्या आपको लगता है ये सारा बिल जो है आपके नेक्सस को तोड़ देगा? 2002 के बाद आप देखे होंगे, 2002 के बाद इंडिया में रियल एस्टेट ग्रोथ का या रियल एस्टेट सेक्टर का जस्ट इंसेप्शन हुआ और उसको इवोल्यूशन कहते हैं, इवोल्यूशनरी फेज कहते हैं उसको। जब हमारा रियल एस्टेट सेक्टर एकदम इस स्टेज में है, उसके बाद 2005 के बाद आप देखें 6, 7, 8 में ग्लोबल रिसेशन आ गया। अभी भी रिसेशनरी पीरियड ही माना जाए, ग्लोबल भी माना जाए, इंडियन भी माना जाए। कितना टाइम मिला रियल एस्टेट सेक्टर को कि जरा अपने पैर पे खड़ा हो जाए। अगर उसने इंडिया में, इवन आप एनसीआर की बात करें तो नोएडा में 2000 या 1998 में कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का बायर एक अपार्टमेंट खरीदने की हिम्मत नहीं करता था।